Hello guys, welcome into online biology classes, School of Science. हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी 12th एग्जाम बायोलॉजी स्ट्रीम से देने वाले हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग 2022 तक के पूछे गए बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। बिहार बोर्ड 2022 में किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, एक एक करके हम लोग एज ए प्रैक्टिस सेट ना इसको देखेंगे और इसके आंसर्स को जानेंगे। डियर स्टूडेंट, एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस में अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, ग्रामेटिकल एरर्स होती है, तो आपको उन एरर्स को पहचानने की एबिलिटी भी बनाना है और सही आंसर करके आना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर 2022 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड is fragmented by which enzyme? न्यूक्लिक एसिड किस एंजाइम की मदद से फ्रैगमेंट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है? तो आप लोग जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए। और पीसीआर टेक्निक में हमें डीएनए को फ्रैगमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसे फ्रैगमेंट करने के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बट स्टूडेंट, आपके ऑप्शन में तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया नहीं है, तो हम लोग देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो आपके ऑप्शन में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक्चुअली में टाइप है न्यूक्लिएज एंजाइम। न्यूक्लिएज, तो याद रखना है आपके ऑप्शन में इस तीन में से कोई भी करेक्ट आंसर दिया हुआ रह सकता है और तीनों ही करेक्ट आंसर है। आपको ढूंढना होगा, या तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया हुआ होगा, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, या न्यूक्लिएज। तो आप देख रहे हैं आपका ऑप्शन बी है न्यूक्लिएज, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो अभी हम लोगों ने देखा न्यूक्लिएज एंजाइम दो टाइप का होता है, एक एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा इंडोन्यूक्लिएज। फ्रैगमेंटेशन में मोस्टली हम लोग इंडोन्यूक्लिएज को यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आपका करेक्ट आंसर न्यूक्लिएज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ह्यूमन हैंड, विंग्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल रिप्रेजेंट। डियर स्टूडेंट, आप लोग इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन। जब किसी डिफरेंट एनिमल्स का ऑर्गन्स सेम टाइप के टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ हो, यानी डिफरेंट एनिमल्स है
बट ऑर्गेन्स का ओरिजिन सेम टाइप के टिश्यू से हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन सेम, origin same and function different, function different। जब अलग अलग एनिमल के डिफरेंट ऑर्गन्स का ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो तो ऐसे ऑर्गन्स के सेट को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स। अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स के ना डिफरेंट ऑर्गन्स का ओरिजिन डिफरेंट हो, ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, बट फंक्शन सेम, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो सेट दिया गया है 3 एनिमल है और उसके अलग अलग ऑर्गन्स है, ठीक है। ह्यूमन मैमल्स है, ह्यूमन क्या है मैमल्स, और इसका ऑर्गन हैंड, हैंड क्या है फोर लिम्ब, हैंड आगे का लिम्ब है हम लोग के बॉडी में तो हैंड फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब, जिसका फंक्शन क्या है हैंडलिंग का, इसका फंक्शन हैंडलिंग। इस तरह हम लोग देखेंगे बैट, बैट भी मैमल है, मैमल, बट इसका जो विंग्स है ये फ्लाइंग में हेल्प करता है, फ्लाइंग, और ये भी फोर लिम्ब है, याद रखना विंग्स भी क्या है फोर लिम्ब। सेम हम लोग देखेंगे व्हेल, व्हेल भी मैमल है, मैमल, और ये जो फ्लिपर है ये भी फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब which helps in swimming। यानी हम लोग देख रहे हैं अलग अलग एनिमल है, व्हेल्स, बैट्स एंड ह्यूमंस, डिफरेंट टाइप का एनिमल है बट सब के सब एक ही ग्रुप में याद रखना फॉल कर रहा है, ऑल आर मैमल्स, सारे एनिमल्स मैमल्स हैं। और जब याद रखना है सेम ग्रुप का एनिमल है तो इसमें सेम टाइप का टिश्यू पाया जाएगा और सेम टाइप के टिश्यू से इनके फोर लिम्ब का फॉर्मेशन हुआ है, यानी ओरिजिन सारे ऑर्गन्स का सेम है बट फंक्शन हम लोग देख रहे हैं सारे ऑर्गन का डिफरेंट है। हैंड का फंक्शन हैंडलिंग, ठीक है, विंग का फंक्शन फ्लाइंग एंड फ्लिपर का फंक्शन स्विमिंग। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। अगर ओरिजिन डिफरेंट रहता है और फंक्शन सेम रहता तो हम लोग बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो सेट है ये होमोलोगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन क्या है, द ऑर्गन्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ टिश्यू in embryonic stage but perform different function in different animals called homologous organ, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, जितने भी मैमल्स है उसके फोर लिम्ब्स का ओरिजिन सेम टाइप के टिश्यू से हुआ है, ठीक है। जैसे हैंड्स फोर लिम्ब है, हैंड्स ऑफ ह्यूमन, विंग्स ऑफ बैट, बैट का विंग्स भी फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, हॉर्स का आगे का पांव भी फोर लिम्ब है, एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, व्हेल का आगे का जो फ्लिपर होता है जिसकी हेल्प से वो स्विम करता है तो ये फ्लिपर भी फोर लिम्ब है। तो ये सारा का सारा फोर लिम्ब है और सेम टाइप के टिश्यू से ओरिजिन हुआ है, लेकिन सभी का फंक्शन हम लोग देख रहे हैं अलग अलग है। हैंड्स हैंडलिंग में हेल्प करेगा, विंग्स फ्लाइंग में हेल्प करेगा, हॉर्स का फोर लिम्ब ये रनिंग में हेल्प करेगा और फ्लिपर स्विमिंग में हेल्प करता है। तो ये सारे ऑर्गन्स को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे।
Similarly, analogous organ, the organs which are originated from different types of tissue. अगर टिश्यू डिफरेंट टाइप का हो यानी ओरिजिन डिफरेंट हो, ठीक है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बट परफॉर्म सेम फंक्शन इन डिफरेंट एनिमल। यहाँ हम लोग देख रहे हैं फंक्शन इज सेम बट ओरिजिन इज डिफरेंट, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। एग्जांपल आई ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन मैमल है जिसका आईज एक ऑर्गन है जो विजन में हेल्प करता है, विजन। आइज ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट याद रखना है आर्थ्रोपॉड्स होता है, आर्थ्रोपॉड्स ना, ह्यूमन क्या है मैमल, तो यहाँ भी आइज है, आर्थ्रोपॉड्स में भी आइज है, और आइज विजन का ही काम करेगा, फंक्शन विजन देखने में ही हेल्प करता है। आइज ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स हमारा एप्स है, एप्स, और इसका भी आइज विजन में हेल्प करेगा। आइज ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग एम्फीबियन है, ठीक है, और इसका भी आइज विजन में हेल्प करेगा। और आइज ऑफ प्लनेरिया, प्लनेरिया फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म, प्लैटी हेलमिन्स हम लोग बोलते हैं, प्लैटी हेलमिन्स, तो इसका भी आई विजन में हेल्प करता है। मतलब यहाँ एनिमल अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, बट सभी में, ठीक है, आइज अवेलेबल है, और आइज का फंक्शन सेम होता है, विजन। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, तो ये जो सेट है ऑर्गन्स का, इसको हम लोग बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन हैंड, विंग्स ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ व्हेल, ये सारा का सारा जो ऑर्गन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है होमोलोगस ऑर्गन को। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग का आंसर हो गया होमोलोगस ऑर्गन। आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हम लोग देख रहे हैं ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक, याद रखना है पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक भी आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, ठीक है। पीसीआर टेक्निक, द पेयरिंग प्राइमर्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, याद रखना है SS4, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, सेगमेंट इज कॉल्ड, याद रखना ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग प्राइमर्स to single stranded DNA segment is called annealing। याद रखना है जब डीएनए को हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड बना देंगे, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे और सिंगल स्ट्रैंडेड बना देंगे, तो इससे जो है नया प्राइमर्स ज्वाइन करेगा, छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स, और फिर नया डीएनए बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स है, छोटा छोटा सेगमेंट्स है, जो सेगमेंट्स याद रखना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ पेयरिंग कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनियलिंग, ठीक है, एनियलिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा एनियलिंग। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a tool of RDT। what is RDT? तो ये भी आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही पढ़े होंगे, बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन क्या है, which of the following is not a tool of RDT। इन सभी में से ऐसा कौन सा, ठीक है, कंपोनेंट है जो RDT का टूल नहीं है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं, यानी कि ये तो एक टूल हो गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज भी हम लोग करते हैं डीएनए को फ्रैगमेंट करने के लिए, तो ये भी टूल होगा।
पॉलीमरेज एंजाइम का भी यूज किया जाता है ताकि पॉलीमर बना सके हम लोग, बट इंट्रॉन्स का यूज नहीं किया जाता है। इंट्रॉन्स ना, इंट्रॉन्स इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ आरडीटी, ठीक है, ये आरडीटी का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ आरडीटी, इनमें से कौन सा, ठीक है, कंपोनेंट आरडीटी का टूल नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, एंजाइम टैक पॉलीमरेज, याद रखना है, टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम को कहां से ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब आप लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पढ़े होंगे, ये भी आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को नेम हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखना है, किसी भी एंजाइम के नेम में हम लोग देखते हैं 3 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट लेटर, ये किसी भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जीनस नेम होगा जहां से उस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे टी स्टैंड्स फॉर थर्मस, थर्मस, एंड सेकेंड वर्ड एक्यू, एक्यू उसके स्पेसीज के नेम से लिया जाता है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं टी थर्मस एक्वाटिकस से एक्यू को लिया गया है, एक्वाटिकस, तो टी एक्यू, तो टैक पॉलीमरेज, याद रखना ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, जिसको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से एक एंजाइम बनाया जाता है टैक पॉलीमरेज, इसीलिए इस एंजाइम का नाम पड़ा, याद रखना है, टैक एंजाइम या टैक पॉलीमरेज, ठीक है। तो एंजाइम टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम, ए ऑलरेडी आंसर यहाँ पे आ गया, थर्मस एक्वाटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 6, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑफ, ना वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ये एक फैक्ट है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। आगे बढ़ रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ, याद रखना है, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ, एमनियोसेंटेसिस में हम लोग किस चीज को एनालिसिस करते हैं ना, तो याद रखना है, एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है कि चाइल्ड में किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो प्रेजेंट नहीं है या किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाते हैं, और ये टेस्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एमनियोटिक फ्लूइड की एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इमैस्कुलेशन, स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, और वो जब क्वेश्चन को रिपीट कर रहा होता है तब भी ये मिस्टेक्स ना कैरी ऑन रहता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए था, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन इज रिलेटेड टू, इमैस्कुलेशन किस चीज से संबंधित है, तो याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है। इमैस्कुलेशन होता क्या है, तो हम लोग पढ़े थे फ्लावर्स ना, फ्लावर्स में मेल पार्ट फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल, एंड मेल पार्ट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, जब हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना होगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके मेल पार्ट को ना कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम ए फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन।
जब किसी मेल पार्ट को किसी फ्लावर से हम लोग रिमूव कर देते हैं, किसी सीजर ब्लेड ना इसकी हेल्प से अगर मेल पार्ट को काट कर हटा दें, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलेंगे इमैस्कुलेशन। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग को पता है स्टैमेन के ऊपर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। इसके ऊपर क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स ना विद डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट ये ट्रांसफर हो सकता है। तो इस ट्रांसफर को रोकने के लिए ही हम लोग इमैस्कुलेशन करते हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो हम लोग जिस टाइप का वैरायटी बनाना चाह रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाह रहे हैं, वो वैरायटी हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायर्ड कैरेक्टर के पॉलन ग्रेन को लाने के लिए ही इसके खुद के पॉलन को हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसके मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं ना। तो याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए ऐसा किया जाता है, किसी फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है ताकि हम लोग अपने डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन को यहाँ पे ला सकें और इसमें फर्टिलाइजेशन करवा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इमैस्कुलेशन इज रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिमिक्री इज यूजफुल फॉर ना। मिमिक्री का मतलब होता है नकल, नकल, कॉपी कैट्स, कॉपी कैट्स, मिमिक्री, नकल। तो हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो किसी दूसरे एनिमल का कॉपी कैट्स करता है, यानी कि उसकी नकल करता है। और ये नकल किस चीज में हेल्प करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, प्रीडेशन में हेल्प कर रहा है, कंसीलमेंट में हेल्प करता है, या बोथ ए एंड सी। तो याद रखना है कॉपी कैट्स यानी मिमिक्री ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, प्रीडेशन में भी हेल्प करता है, बट प्रोटेक्शन और प्रीडेशन से ज्यादा हेल्प इसको कंसीलमेंट, उसे छुपाने में हेल्प करता है, हाइडिंग। कंसीलमेंट मतलब होता है हाइडिंग, हाइडिंग, छुपने में मदद करता है ना, किसी प्रीडेटर से छुपने में या खुद को छिपाने में हेल्प करेगा। वो प्रीडेटर के सामने रहता है पर प्रीडेटर उसे पहचान नहीं पाता है ना, इसी को बोलते हैं मिमिक्री। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ कुछ मिमिक्री, जैसे आपको दिख रहा होगा मिमिक्री है क्या, इट इज एन एनिमल एडेप्टेशन, ये एक एनिमल का एडेप्टेशन है, प्रॉपर्टीज है, दैट हेल्प्स सम एनिमल टू लिव लॉन्गर बाय हाइडिंग देमसेल्फ। कुछ एनिमल क्या करता है, बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकता है अपने आप को छुपाकर। यहाँ आप देख रहे होंगे ये सूखे पत्तियों के बीच ना एक लिजार्ड है, ये जो आप देख रहे हो ऊपर ये छिपकली है, लिजार्ड, और ये भी एकदम सूखे पत्तों जैसी दिख रही है। मतलब ये जो छिपकली है ये सूखे पत्ते की नकल कर रही है, यानी कि खुद को छिपा रही है सूखे पत्तों में ताकि कोई प्रेडेटर अचानक से इसे देख नहीं सके। ठीक है, सेम हम लोग देख रहे हैं एक दूसरा पिक्चर जहां आपको दिख रहा होगा ये बटरफ्लाई है और यहाँ आउल है, उल्लू। ठीक है, उल्लू, आउल। तो ये जो बटरफ्लाई है एकदम एग्जैक्ट उल्लू की तरह दिख रही है, यानी उल्लू की तरह शक्ल बनाकर ये खुद को क्या कर रही है, हाइड कर रही है ना, ताकि कोई प्रेडेटर जो है इसके करीब नहीं आए, इससे दूर रहे ना, उल्लू समझकर ही वो वहां से भाग जाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जो मेन एम इसका क्या है, खुद को हाइड करना, छिपाना। तो ये छिपा रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं लीफ इंसेक्ट, ये लीफ इंसेक्ट ग्रीन लीफ के ऊपर खुद को छिपा लेता है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं लीफ इंसेक्ट है, ब्राउन लीफ इंसेक्ट जो सूखे पत्तों पर खुद को छिपा रही है। तो मेन एम क्या है मिमिक्री का, कंसीलमेंट, हाइडिंग। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंसीलमेंट। ठीक है, कंसीलमेंट। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा आप लोग पढ़े होंगे, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दो स्पेसीज के बीच ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही स्पेसीज को बेनिफिट पहुंच रहा हो। स्पेसीज ए
एंड स्पीशीज बी के बीच का रिलेशनशिप जिसमें दोनों को बेनिफिट पहुंच रहा हो, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलेंगे अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, याद रखना है, फंगी एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये फंगी और रूट्स ऑफ प्लांट्स के बीच का एसोसिएशन है जिसे हम लोग माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ प्लांट्स हैं ना, ये कुछ प्लांट्स हैं और इस प्लांट्स का रूट्स और रूट्स के साथ आपको व्हाइट व्हाइट फंगी दिख रहा होगा। ये व्हाइट जो दिख रहा है इस पे पैचेज, ये फंगी है, फंगी। तो ये फंगी और इस प्लांट का रूट्स, ठीक है, ये दोनों क्या किया, फ्रेंडशिप कर लिए हुआ है, ठीक है। याद रखना है, फंगी प्लांट्स के रूट के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बना चुका है और इससे दोनों को बेनिफिट हो रहा है। फंगी वाटर को अपने आसपास एब्जॉर्ब रखता है जिससे इस प्लांट को वाटर मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ फंगी कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल रहा है। तो इस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से प्लांट क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस, यानी वो अपना फूड बना सकता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट में जो फूड बनेगा इस फंगी को भी ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, यानी ये फंगी प्लांट से इसके बदले में क्या ले रहा है, फूड। तो हम लोग देख रहे हैं कि फंगी को फूड मिल रहा है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एक दूसरे को हेल्प करके सरवाइव कर रहा है। हम लोग देखेंगे इन माइकोराइजा फंगस पार्ट प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स एंड इन रिटर्न दे गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स। तो बदले में फंगी प्लांट से फूड ले रहे हैं और उसे दे क्या रहे हैं, तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग बोलेंगे इट इज एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड रूट्स। माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है, तो माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। आंसर बी होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन 11 में हम लोग देखेंगे म्यूचुअलिज्म नॉट अकर्स बिटवीन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से किस में म्यूचुअलिज्म नहीं पाया जाता है। तो म्यूचुअलिज्म कहते किसको है, याद रखना है, म्यूचुअलिज्म दो ऑर्गेनिज्म के बीच वैसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को बेनिफिट पहुंचता हो। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ए है, कोई ऑर्गेनिज्म बी है और इस दोनों के बीच ऐसा रिलेशनशिप हो कि दोनों को बेनिफिट पहुंच रहा हो एक दूसरे से ना, एक दूसरे से दोनों को बेनिफिट अगर पहुंचेगा तो इस रिलेशनशिप को बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशनशिप है, स्पेसीज 1 है और स्पेसीज 2 है। जब कोई दो स्पेसीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा तो हो सकता है दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो ना, ठीक, यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलेंगे म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। जब कोई दो स्पेसीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा तो ये भी हो सकता है कि एक को बेनिफिट हो और एक को हार्म हो, नुकसान हो। यहाँ क्रॉस दिखा रहा है कि इसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो जब एक को बेनिफिट हो एक को नुकसान हो तो ऐसा रिलेशनशिप या तो पैरासाइटिज्म होगा या प्रीडेशन होगा। अब पैरासाइटिज्म में क्या होता है, तो दो ऑर्गेनिज्म में एक होस्ट होता है और दूसरा पैरासाइट। इस रिलेशनशिप में पैरासाइट को याद रखना है बेनिफिट पहुंचता है, जबकि होस्ट को क्या होगा, हार्म पहुंचेगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो एक स्पीशीज को नुकसान पहुंच रहा है और एक को बेनिफिट पहुंच रहा है, किसमें, तो पैरासाइटिज्म में। फिर प्रीडेशन में हम लोग देखेंगे
यहाँ रिलेशनशिप जो होगा दो ऑर्गेनिज्म के बीच, इसमें एक प्रे और दूसरा प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर, जिसको हम लोग किलर भी बोलते हैं, किलर ना, किल करने वाले एनिमल को हम लोग प्रीडेटर बोलते हैं। जैसे लायन एंड डियर में लायन क्या है, प्रीडेटर है, लायन हमेशा डियर का शिकार करता है, तो लायन प्रीडेटर या किलर हो गया, और डियर यहाँ पे प्रे हो गया, तो प्रे का डेथ हो जाता है, यानी कि प्रे को हार्म पहुंच रहा है, हार्म, और प्रीडेटर को बेनिफिट पहुंच रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में भी एक को बेनिफिट और एक को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन। वैसा रिलेशनशिप दो स्पेसीज के बीच जिसमें दोनों का नुकसान हो तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपटीशन। जैसे लायन एंड टाइगर के बीच हम लोग देखते हैं, लायन एंड टाइगर दोनों ही फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है, दोनों ही उस फॉरेस्ट से ही फूड लेगा, मान लो डियर है, ठीक है, तो लायन को भी ये डियर चाहिए, टाइगर को भी ये डियर चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे लायन और टाइगर के बीच का रिलेशनशिप कैसा हो गया, कंपटीशन का, और इसमें दोनों का ही नुकसान होगा। अगर लायन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो टाइगर के लिए हार्म है, क्योंकि टाइगर को तब फूड कम मिलेगा। अगर टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लायन के लिए ये हार्म है, क्योंकि लायन को तब फूड कम मिलेगा। तो याद रखना है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच वैसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को ही एक दूसरे से हार्म पहुंच रहा हो तो इसे हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, कॉमेंसलिज्म याद रखना है। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो कॉमेंसलिज्म। दो स्पीसीज के बीच वैसा रिलेशनशिप जिसमें एक को तो बेनिफिट पहुंचता है लेकिन दूसरे को ना ही बेनिफिट और ना ही हार्म पहुंच रहा है, यानी कि ये अनअफेक्टेड रह रहा है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना ही इसको बेनिफिट हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे व्हेल ना, व्हेल बहुत बड़ी मछली है और इसके साथ वेरी स्मॉल फिशेस ना, बहुत ही छोटी छोटी मछलियों का ग्रुप रहता है। तो हम लोग देखेंगे इस दोनों के बीच का रिलेशनशिप कॉमेंसलिज्म है ना। व्हेल जब कोई शिकार को पकड़ता है तो इसके आसपास वेस्ट मटेरियल बहुत ही ज़्यादा रह जाता है, उस वेस्ट को ही छोटी मछलियाँ खाती है। तो याद रखना है छोटी मछलियाँ व्हेल के फूड को नहीं खा रही है, बस वहाँ पे जो फूड का वेस्ट बच गया है, रिमेन्स बच गया है, उसको ये खाती है। तो इससे व्हेल को ना तो नुकसान हो रहा है ना ही व्हेल को फायदा हो रहा है। व्हेल इस छोटी मछली को खा भी नहीं सकती है क्योंकि खाने से कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे कॉमेंसलिज्म, जहाँ एक को तो बेनिफिट हो रहा है, छोटी मछली को फूड मिल जा रहा है, इसलिए हमेशा व्हेल के पीछे पीछे जाती है ताकि ये कहीं भी शिकार करे और इसके खाने के बाद जो कुछ भी बचा हुआ रह जाए उसको ये छोटी मछलियाँ खा लेती है। तो छोटी मछलियाँ को बेनिफिट हो रहा है लेकिन व्हेल को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे कॉमेंसलिज्म। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है म्यूचुअलिज्म नॉट अकर्स बिटवीन, इन सारे ऑप्शन में से म्यूचुअलिज्म किस में नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ई कोलाई और ह्यूमन। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये कहाँ रह रहा है, इंटेस्टाइन, ठीक है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। और इस दोनों के बीच म्यूचुअलिज्म पाया जाता है, दोनों के बीच क्या होगा, म्यूचुअलिज्म। याद रखना है ई कोलाई हमारे बॉडी में विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और बदले में शेल्टर मिल रहा है, घर मिल रहा है, शेल्टर, यानी हमारे इंटेस्टाइन में ये रहकर, ठीक है, इसे शेल्टर मिल जा रहा है और बदले में हमारे बॉडी को ये विटामिन के प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों को इससे बेनिफिट हो रहा है, इसलिए ये रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म कहलाता है।
सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, बटरफ्लाई एंड फ्लावर। याद रखना है, बटरफ्लाई फ्लावर से जूस और नेक्टर ऑब्टेन करता है, यानी बटरफ्लाई को फ्लावर से क्या मिलेगा, जूस एंड नेक्टर। ठीक है, और बदले में ये फ्लावर को क्या हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना, बटरफ्लाई को फूड मिल गया, ठीक है, और फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया। तो ये भी कैसा रिलेशनशिप हो गया, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। याद रखना है, हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन के बीच भी कैसा रिलेशनशिप है, तो म्यूचुअलिज्म का। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्रैब है, ठीक है, हर्मिट क्रैब। ये समुद्र के नीचे रहता है हर्मिट क्रैब। यहाँ क्रैब दिख रहा होगा और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इसी क्रैब के सेल के ऊपर, ये आपको सेल दिख रहा है कवर, इस सेल के ऊपर ये एक सी एनीमोन आकर चिपक गया है। सी एनीमोन क्या होता है, ये भी एक एनिमल है जो समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, ये जो एनिमल है ये सेसाइल होता है, सेसाइल। सेसाइल मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, जबकि हम लोग को पता है क्रैब में मूवमेंट होता है, क्रैब भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, और सी एनीमोन ये सेसाइल है, ये इधर उधर नहीं भटक सकता है। तो जब कभी सी एनीमोन किसी क्रैब के बॉडी पे आके चिपक जाता है तो इससे दोनों को बेनिफिट पहुंचता है। क्या बेनिफिट होता है, तो देखेंगे, क्रैब को दूसरे प्रीडेटर से, प्रीडेटर याद रखना है जो कि किलर एनिमल है ना, दूसरे प्रीडेटर से ना प्रोटेक्शन मिल जाता है। जब तक सी एनीमोन इसके बॉडी पे चिपका हुआ है, कोई दूसरा प्रीडेटर ना इसका नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, इसे किल नहीं कर पाता है, क्योंकि सी एनीमोन के पास एक स्पेशल सेल होता है ना, जिससे ये किसी भी प्रे और प्रीडेटर को पैरालाइज्ड कर सकता है। ये अपने स्टिंग से क्या कर सकता है, पैरालाइज्ड। ये अपने स्टिंग से पैरालाइज्ड कर सकता है, पैरालाइज्ड एनी प्रे एंड प्रीडेटर ना, किसी भी प्रे और प्रीडेटर को ये पैरालाइज कर सकता है। ठीक है, तो इस सी एनीमोन के डर से इस क्रैब के आसपास कोई भी प्रीडेटर नहीं आता है। ठीक है, एंड सी एनीमोन को इसके बदले में क्या मिल गया, तो इसको मूवमेंट मिल गया। ये क्रैब जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ इसको वैरायटी ऑफ फूड्स मिल सकता है, या क्रैब जब अपने फूड को खाता है तो वहाँ जो फूड वेस्ट बच जाता है उस फूड वेस्ट को भी खाकर ये रह जाता है। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है ना, इसीलिए इस रिलेशनशिप को भी हम लोग बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ भी म्यूचुअलिज्म हम लोग को मिल गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, म्यूचुअलिज्म इज नॉट अकर्स बिटवीन, कहाँ म्यूचुअलिज्म नहीं पाया जाता है। तो लास्ट ऑप्शन जो बच गया है हमारा वो है सी, जूक्लोरेला एंड हाइड्रा। याद रखना है, ये आपको स्मॉल एल्गी दिख रहा होगा, छोटा छोटा एल्गी, ये वाटर में पाया जाता है, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। ये जूक्लोरेला, ये है जूक्लोरेला। ठीक है, इस जूक्लोरेला को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा खाता है। देख रहे हैं इसके बॉडी में ये बहुत सारा जूक्लोरेला भरा हुआ है, मतलब हाइड्रा का फूड क्या है, जूक्लोरेला। ठीक है, तो हम लोग अभी देखे थे कि जब कोई एनिमल, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा भी एनिमल है, हाइड्रा एनिमल है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं जूक्लोरेला, ये क्या है, प्लांट है।
प्लांट। तो यहाँ दो अलग अलग स्पेसीज हैं जिसमें एनिमल क्या कर रहा है, इस प्लांट को खा रहा है। तो अब हम लोग तो देख रहे हैं हाइड्रा को तो बेनिफिट पहुंच रहा है, इसको फूड मिल रहा है ना, लेकिन जू क्लोरेला को क्या हो रहा है यहाँ पे, हार्म, इसको नुकसान पहुंच रहा है। तो इसीलिए जू क्लोरेला और हाइड्रा के बीच का जो रिलेशनशिप है ये प्रीडेशन का है। किस चीज़ का है, प्रीडेशन, जिसमें एक को फूड मिल रहा है, ठीक है, यानी कि एक को बेनिफिट हो रहा है जबकि दूसरे का डेथ हो रहा है। जू क्लोरेला तो मर जा रहा है ना, इसके पेट के अंदर जाकर वो तो मर जा रहा है। तो यहाँ पे एक को तो नुकसान हो रहा है और एक को बेनिफिट हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप क्या है, प्रीडेशन का। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जू क्लोरेला और हाइड्रा का रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म का नहीं है। अब यहाँ भी याद रखना है आपको कि एग्जाम में क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा गया था, म्यूचुअलिज्म अकर्स बिटवीन, म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। तो अब तो यहाँ पे 3 जगह पाया जाता है, यहाँ भी म्यूचुअलिज्म हम लोग को मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला। और कहाँ नहीं मिला, तो जू क्लोरेला एंड हाइड्रा में म्यूचुअलिज्म नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो प्रेडेशन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत था, इसमें ये होना चाहिए था म्यूचुअलिज्म नॉट अकर्स बिटवीन। तो कहाँ नहीं है, तो सी ऑप्शन में नहीं है। अगर ये क्वेश्चन रहे कि कहाँ म्यूचुअलिज्म है तो आपका आंसर तीनों हो जाएगा, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, कब सही होगा, अगर क्वेश्चन रहेगा म्यूचुअलिज्म अकर्स बिटवीन ना, अगर यहाँ पे नॉट नहीं दिया रहे तब हम लोग का आंसर तीनों सही होगा, लेकिन अगर नॉट रहेगा तो हम लोग का आंसर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया जू क्लोरेला एंड हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ एसिड रेन इज बिलो। एसिड रेन का पीएच, ठीक है, कितना होता है, तो हम लोग को पता है एसिड रेन का पीएच, याद रखना है जब कह दिया गया है एसिड तो एसिडिक होगा, यानी कि लेस देन 7 से नीचे जो होता है वो एसिड होता है, और 7 से ऊपर अगर पीएच होगा तो वो बेस होगा, और 7 क्या हो गया, न्यूट्रल पीएच। ठीक है, तो 7 से नीचे होगा, तो 7 से नीचे याद रखना है एसिड रेन का पीएच 5 to 6 होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ, 13 क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ, फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है, तो याद रखना है फोटोकेमिकल स्मोक में पैन नहीं पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ पैन होगा वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो गया, फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कैपेसिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस अकर्स इन। तो कैपेसिटेशन क्या है, कैपेसिटेशन याद रखना है चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेज हो, और किस कारण से चेंजेज हो, ड्यू टू स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के इफेक्ट से अगर किसी तरह का चेंजेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है तो इसे हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं। तो कैपेसिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस अकर्स इन बी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, देखेंगे आंसर हो गया बी। कैपेसिटेशन क्या है, द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेशन इज द चेंजेस अंडरगोज बाय स्पर्म। स्पर्म के कारण अगर कोई चेंजेस स्टार्ट हो रहा है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ना, दैट इनेबल्स स्पर्म टू पेनिट्रेट
एंड फर्टिलाइज्ड एन एग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वैसे चेंजेस ना जिसके कारण स्पर्म किसी एग को फर्टिलाइज कर पा रहा है, तो इसी चेंजेस को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 15 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? याद रखना है, कॉपर टी एक IUCDs है। IUCDs आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़े होंगे ना, इंट्रा यूटेराइन सर्विकल डिवाइस, IUCDs। ठीक है, तो ये करता क्या है? स्टॉप जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन को ये रोक देता है, तो नहीं, ये गलत है। स्टॉप कॉन्सेप्शन, ये कॉन्सेप्शन को रोक देगा, नहीं। स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन, तो हाँ, ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है क्योंकि ये बैरियर का काम कर रहा है, बैरियर का काम करेगा ना, बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। चेक म्यूटेशन, तो ये भी गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C ना, स्टॉप फर्टिलाइजेशन। 16 देखना है, जेनाइटल वार्ड। याद रखना है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही हम लोग पढ़े थे। STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ठीक है, तो STDs में हम लोगों ने पढ़ा था एक डिजीज है जेनाइटल वार्ड, ठीक है, जो कि एक STDs है, और ये किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस के कारण एक डिजीज होता है ना, जेनाइटल वार्ड। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ना, यूजेस। DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इनमें से किनका यूज करता है? क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का भी यूज होता है, एंड DNA लाइगेज का भी यूज हो रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी यूज होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। याद रखना है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से ही क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का यूज़ हम लोग किस चीज़ के प्रोडक्शन में करते हैं? तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे, इंसुलिन का प्रोडक्शन RDT से किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इंसुलिन का प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ DNA। DNA के छोटे से फ्रैगमेंट को क्लोन कर सकता है या उसकी कॉपी कर सकता है। तो याद रखना है, प्लाज्मिड कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ DNA ना, DNA के छोटे फ्रैगमेंट को कॉपी कर सकता है कौन? तो प्लाज्मिड। ये भी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस्ड ब्लंट एंड। याद रखना है, ब्लंट एंड हम लोग थिक एंड को बोलते हैं, कि ऐसा कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, जो ब्लंट एंड देगा, यानी DNA के फ्रैगमेंटेशन के टाइम में ये ब्लंट एंड, थिक एंड देता है। तो याद रखना है E. coli R5 ना, हम लोग देखे थे एंजाइम का नोमेनक्लेचर E. escherichia, CO. coli एंड R5। याद रखना है, ये स्ट्रेन नेम है, ये स्ट्रेन को बताता है, स्ट्रेन। ठीक है, R5। तो E. R5 जो ब्लंट एंड हमें देगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन साइटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के इन साइटू कंजर्वेशन का, ठीक है, एक मेथड नहीं है। इसमें से कौन जो है वो इन साइटू
कंजर्वेशन का मेथड नहीं है, इज नॉट अ मेथड ऑफ इन साइटू कंजर्वेशन। अब हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में किसी ऑर्गेनिज्म का जब कंजर्वेशन करते हैं तो दो तरह का कंजर्वेशन होता है। एक उसके अपने नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व किया जाता है, नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो उसका स्थान है उसी स्थान पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं और कंजर्व कर रहे हैं तो ऐसे प्रैक्टिस को बोलेंगे इन साइटू कंजर्वेशन। ठीक है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उसके अपने हैबिटेट से अलग किसी दूसरे हैबिटेट में रख रहे हैं, ठीक है, अदर देन नेचुरल हैबिटेट, उसके अपने हैबिटेट से अलग रखा जा रहा है ना, किसी आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखा जा रहा है या किसी दूसरे जगह ले जाकर रखा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्स साइटू कंजर्वेशन। यानी किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कंजर्व दो तरीके से रखते हैं। कंजर्व मतलब संरक्षण, दो तरह से उसको संरक्षित करते हैं, इन साइटू कंजर्वेशन एंड एक्स साइटू कंजर्वेशन। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन साइटू कंजर्वेशन, मतलब इसमें से कौन जो है वो इन साइटू कंजर्वेशन नहीं है। तो ऑप्शन देख रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन, याद रखना है कभी भी आप बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे, गार्डन ना, बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे तो वहां आपको एक ही गार्डन के अंदर ना देश विदेश से लाए गए प्लांट्स मिल जाएंगे ना, अलग अलग हैबिटेट से लाए हुए प्लांट्स एक ही जगह मिल जाएंगे। यानी कि प्लांट्स है एक ही जगह लेकिन इसका नेचुरल हैबिटेट क्या था, डिफरेंट कंट्री, दूसरे से देश से या दूसरे हैबिटेट से लाया गया प्लांट। तो जब हम लोग किसी दूसरे जगह से किसी प्लांट्स या एनिमल को लाकर रखते हैं, यानी कि ये उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग हो गया ना, तो इसको बोलेंगे एक्स साइटू, ये एक्स साइटू हो गया। ठीक है, तो बॉटनिकल गार्डन हमारा एक एक्स साइटू कंजर्वेशन हो गया। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग ना वहीं के नेचुरल हैबिटेट में ना ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, नेचुरल हैबिटेट में किसी ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। सेक्रेड ग्रुव, इसे भी हम लोग नेचुरल हैबिटेट में ही रखते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही रखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं तीन जो हमारा ऑप्शन है वो इन साइटू है, इन साइटू यानी नेचुरल हैबिटेट का है, जबकि एक हमारा एक्स साइटू है। तो आंसर हो गया बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एजोला फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद, एजोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, तो एजोला है क्या, ये एक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक फर्म। ठीक है, और ये हमेशा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा किसके साथ, तो एनाबेना के साथ, एनाबेना। एनाबेना क्या है, तो ये साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यानी इस दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा, दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट पहुंच रहा है। एक्वेटिक फर्न, याद रखना है एक्वेटिक फर्न को एनाबेना से क्या मिल जा रहा है, नाइट्रोजन, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो नाइट्रोजन मिल गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण नाइट्रोजनस कंपाउंड इसे मिल जा रहा है। बदले में याद रखना है साइनोबैक्टीरिया इस फर्न के लीफ में अपना शेल्टर बनाता है, यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे रहेगा, तो इस एक्वेटिक फर्न के लीफ में, तो देखेंगे इसमें घर बना के रहता है। तो दोनों को बेनिफिट हो गया, साइनोबैक्टीरिया को घर मिल गया, शेल्टर मिल गया, और फर्न को क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। तो दोनों के बीच बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो अभी हम लोग इससे पहले देखे थे कि म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप क्या होता है,
जिसमें दो स्पेसीज को एक दूसरे से बेनिफिट हो। तो हम लोग देख रहे हैं एजोला इज एन एक्वेटिक फर्न प्लांट। एजोला एक एक्वेटिक फर्न प्लांट है विच मेक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एनाबेना साइनोबैक्टीरिया। ये एनाबेना साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। अब दोनों को क्या बेनिफिट है? साइनोबैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन टू दी फर्न ना, ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा? फर्न को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा एंड गेट्स शेल्टर इन लीफ ऑफ फर्न, और बदले में ये फर्न के प्लांट के लीफ में अपना घर बना लेता है, शेल्टर। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना, तो ये म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप हो गया। तो आंसर हो जाएगा बी, एनाबेना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 23rd क्वेश्चन है टेप्टल सेल्स शोज। टेप्टल सेल्स दिखाता है। टेप्टल सेल्स क्या दिखाता है? ऑप्शन देखेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या टेप्टल सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, या मियोसिस होता है, या इंडोमाइटोसिस होता है, या इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी होता है? तो हम लोग देखेंगे टेप्टल होता कहाँ है। जब हम लोग फ्लावर के मेल पार्ट अर्थात स्टेमेन को देखते हैं, स्टेमेन, तो स्टेमेन में हमें दो पार्ट दिखता है। ऊपर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर, एंड नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। जब एंथर का टीएस हम लोग काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, किसी ब्लेड से हम लोग काट दिए, याद रखना है एंथर के हर एक लोब के अंदर हमें दो दो पॉलन सैक दिखाई देगा, यानी कि दो दो चैम्बर दिखाई देता है। कुछ इस टाइप का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ये एंथर है, एंथर का हम लोगों ने टीएस काटा, तो ये एंथर दो लोब से बना हुआ है, फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब। तो जब ब्लेड से काटेंगे तो हर एक लोब के अंदर दो दो पॉलन सैक यानी कैविटी दिखाई देगा। इसी सैक के अंदर ये हम लोग देख रहे हैं ये जर्म सेल होता है, ठीक है। ये पॉलन सैक, और इसके अंदर से जो लेयर है सेल का, इस सेल को हम बोलेंगे जर्म सेल। यही जर्म सेल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन यही जर्म सेल करता है। तो याद है कि इस पॉलन सैक के ऊपर एक और लेयर हम लोग देखते हैं, सेल का एक लेयर होता है, जिस सेल के लेयर को हम लोग बोलेंगे टेप्टम। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 पॉलन सैक, तो चारों ही पॉलन सैक के ऊपर सेल का जो एक लेयर है, इसी सेल के लेयर को हम लोग बोलते हैं टेप्टम और टेप्टल सेल। इस सेल में याद रखना है इंडोमाइटोसिस होता है। कौन सा माइटोसिस? इंडोमाइटोसिस। एंड पॉलीप्लॉइडी भी ये दिखाता है, पॉलीप्लॉइडी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी अर्थात डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 24 क्वेश्चन। व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। याद रखना क्वेश्चन में कह रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो याद रखना आंसर हो जाएगा सी, मेगा स्पोर ना। मेगा स्पोर मदर सेल क्या बनाएगा? तो मेगा स्पोर बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द इस्ट्रस साइकिल पोसेस्ड बाय फीमेल एनिमल इज। ना इनमें से कौन से फीमेल में इस्ट्रस साइकिल होता है? तो याद रखना है मॉन्की,
इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ह्यूमन, इसके अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मंकी एंड ह्यूमन में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल में आप लोग पढ़े होंगे। थर्ड आंसर है बोथ ए एंड बी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। डी है काउ, याद रखना है काउ में स्ट्रेस साइकिल होता है। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल इन र्यूमिनेंट्स, जो भी र्यूमिनेंट्स होता है, र्यूमिनेंट्स हम लोग हर्बीवोर्स एनिमल को कहते हैं, क्योंकि इसके बॉडी में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेशल चैम्बर होता है र्यूमेन। इस र्यूमेन की हेल्प से ये बार बार र्यूमिनेशन करता है, मतलब किसी फूड को खाने के बाद उसे बार बार चबाता रहता है ना। तो बार बार जब एक ही फूड को चबाया जाता है किसी एनिमल के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे र्यूमिनेशन, ठीक है, र्यूमिनेशन। तो र्यूमिनेशन चबाने की प्रक्रिया को बोल रहे हैं। जिस एनिमल में र्यूमिनेशन होगा उसको हम लोग र्यूमिनेंट्स बोलेंगे। और र्यूमिनेंट्स जनरली याद रखना है हर्बीवोर्स होता है, ग्रास ईटर होता है, याद रखना है। तो इसके स्टोमक में एक स्पेशल चैम्बर र्यूमेन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि र्यूमिनेंट्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड रिलीज होता है एवरी मंथ, ब्लड रिलीज, जबकि ईस्ट्रस साइकिल में नो रिलीजिंग ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड का रिलीजिंग नहीं होता है, नो ब्लड रिलीज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का काउ, काउ हैव ईस्ट्रस साइकिल। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखेंगे 26 एक्रोजोम, याद रखना है स्पर्म के टिप को हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम ना, ह्यूमन स्पर्म का एक्रोजोम किस चीज से बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडी ना, याद रखना है इसमें गोल्जी बॉडी होता है जो एक स्पेशल एंजाइम रिलीज करता है, जोनालाइटिक एंजाइम। यही एंजाइम एग के अंदर होल बनाता है, याद रखना है एक्रोजोम रिलीज किया जोनालाइटिक एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करेगा तो एग सेल में पेनिट्रेशन कर देगा, इसमें एक होल बना देगा, ठीक है, इसमें एक होल बनाएगा जिस होल से स्पर्म का न्यूक्लियस इंटर कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो याद रखना है एक्रोजोम किस चीज से बना होगा, गोल्जी बॉडी। आगे बढ़ रहे हैं, द प्लासेंटा इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय ना, प्लासेंटा यूटेराइन वॉल पे पाया जाने वाला स्पेशल टिश्यू है, ठीक है। ये प्लासेंटा किस चीज का फॉर्मेशन है, तो याद रखना है दो टाइप के टिश्यू का ये फॉर्मेशन है, एक तो कोरियन टिश्यू एंड एलेंटोइस। याद रखना है जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन फीमेल यूटरस में हो रहा होता है उस टाइम में दो सेल आपस में फ्यूज कर जाता है, ठीक है, कोरियन सेल एंड एलेंटोइस सेल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसी के कारण याद रखना है प्लासेंटा का एक और नाम है कोरियो एलेंटोइस प्लासेंटा। याद रखना है जब कोरियन और एलेंटोइस एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है तब प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे प्लासेंटा को हम लोग बोलेंगे कोरियो एलेंटोइस प्लासेंटा। द एलेंटोइस एंड कोरियन बोथ फ्यूज टुगेदर इन अर्ली गेस्टेशन पीरियड। याद रखना है प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही कोरियन लेयर और एलेंटोइस दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है और एक प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एंड फॉर्म प्लासेंटा। सच प्लासेंटा आर कॉल्ड कोरियो एलेंटोइस प्लासेंटा। तो आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 28 इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट
इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गैमेट इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, मेल गैमेट का फॉर्मेशन ना किस सेल के डिवीजन से होता है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आप लोग पढ़े होंगे कि जब जेनरेटिव सेल सेल डिवीजन करेगा, जेनरेटिव सेल माइटोसिस करता है, माइटोसिस, तो इससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जेनरेटिव सेल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हुलॉक गिबन, हुलॉक गिबन इज फाउंड इन, डियर स्टूडेंट, हुलॉक गिबन एक मॉन्की की स्पीसीज है, ये मॉन्की की एक स्पीसीज है, प्रजाति है, मॉन्की स्पीसीज। और ये मॉन्की कहाँ पाया जाता है, तो गिर नेशनल पार्क में इसे कंजर्व करके रखा गया है, तो इट इज फाउंड इन गिर नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एंटीलोप सर्विकाप्रा, याद रखना यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो एंटीलोप सर्विकाप्रा ये साइंटिफिक नेम है इंडियन डियर का, इंडियन डियर। इंडियन डियर का पॉपुलेशन जो है स्पीडली अब डिक्रीज होने लगा है ना, क्यों, ड्यू टू किलिंग, इलीगल किलिंग के कारण इसका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब किसी स्पेसीज का पॉपुलेशन तेजी से घटने लगता है तो उस स्पेसीज को इंडेंजर्ड स्पेसीज कहा जाता है, मतलब वो खतरे में आ चुका है, इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडेंजर्ड स्पेसीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 स्पेसीज लिस्टेड इन रेड डेटा बुक, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में आप लोग पढ़े होंगे रेड डेटा बुक, स्पेसीज लिस्टेड इन रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक एक रिकॉर्ड है, ये क्या है, एक रिकॉर्ड, किसी भी एरिया में, ठीक है, कितने टाइप का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, कितने टाइप का पाया जाता है, इसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म अब इंडेंजर्ड हो गया है ना, उसका भी रिकॉर्ड रखना। कौन सा ऑर्गेनिज्म अब एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब अब नहीं पाया जाता है, एक्सटिंक्ट, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। और कौन सा ऑर्गेनिज्म याद रखना है वल्नरेबल है, थ्रेटनेड है, इंडेंजर्ड है, मतलब सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म का एक रिकॉर्ड है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड डेटा बुक। यानी कि इस बुक में ना वल्नरेबल ऑर्गेनिज्म का भी रिकॉर्ड है, थ्रेटनेड ऑर्गेनिज्म का भी रिकॉर्ड है, और इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म का भी रिकॉर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे हम लोग 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए सारा आंसर यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जुलाई 28। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टडी ऑफ इंटरएक्शन ऑफ एंटीजेन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड ना, ब्लड में एंटीजेन एंड एंटीबॉडी के इंटरएक्शन की स्टडी करना कहलाता है सेरोलॉजी ना। सीरम में ही एंटीजेन और एंटीबॉडी पाया जाता है, सीरम याद रखना है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है सीरम। तो सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम, स्टडी ऑफ सीरम को क्या बोलेंगे, सेरोलॉजी। और सेरोलॉजी में हम लोग एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरैक्शन की स्टडी करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे लेप्रोसी इज काउज्ड बाय, याद रखना है लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, याद रखना है
माइकोबैक्टीरियम लैप्री, ये बैक्टीरिया का नाम है, साइंटिफिक नेम माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो इसी से लेप्रोसी डिजीज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज, इसमें कौन सा जोड़ा ना वायरस से होने वाले बीमारियों का जोड़ा है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन एक एक करके। एड्स तो आपका वायरस के कारण होता है, वायरस, लेकिन सिफिलिस हम लोग देखते हैं ये बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, बी हम लोग देख रहे हैं मिजिल्स, ये वायरस के कारण हो रहा है, और रेबीज भी वायरस के कारण होता है, रेबीज वायरस से रेबीज और मिजिल्स वायरस से मिजिल्स होता है। टिटेनस याद रखना है, टिटेनस ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, बैक्टीरियल। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। हुपिंग कफ याद रखना है, ये बैक्टीरिया से होने वाला और वायरस से दोनों से होने वाला डिजीज है। बट ट्यूबरक्लोसिस देखेंगे तो ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ वायरल डिजीज, इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो वायरल डिजीज का जोड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग को वायरल डिजीज का जोड़ा मिल रहा है बी, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ये एयर में पाया जाएगा, इसीलिए एयर का ये मेजर पॉल्यूटेंट है, तो आंसर हो जाएगा एयर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन, इसमें से कौन सा केमिकल जो है वो बायोमैग्निफिकेशन करता है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में जब केमिकल स्टोर होने लगे ना, ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, बॉडी है ऑर्गेनिज्म का, और इसके बॉडी में अगर डिफरेंट केमिकल आकर जमा हो रहा है तो इस फेनोमिना को ही हम लोग बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा केमिकल है जो किसी तरीके से अगर बॉडी में चला जाए तो वो बॉडी से फिर बाहर नहीं निकलता है, वहाँ स्टोर हो जाता है। तो याद रखना है, DDT भी हमारे बॉडी में चला जाए तो वो स्टोर हो जाएगा, मरकरी भी हमारे बॉडी में चला जाए तो वो स्टोर हो जाएगा, SO2 तो गैस है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट इज, किसी रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट का ना सबसे बुरा प्रभाव क्या हो सकता है। तो याद रखना है, रेडियो एक्टिव है तो ये हमारे बॉडी में जीन म्यूटेशन करवाएगा। ठीक है, बाद बाकी तो हम लोग देख रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियल डिजीज है, पोलियो वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है ना, तो रेडियो एक्टिव के कारण आपके बॉडी के जीन में म्यूटेशन हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हीरोइन इज, याद रखना है हीरोइन एक ड्रग्स है, ड्रग्स, और ये कैसा ड्रग्स है, तो याद रखना है डाई एसिटिल मॉर्फिन, हीरोइन केमिकली डाई एसिटिल मॉर्फिन है ना, ये भी आपको एल्कोहल एब्यूज में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 40, बोथ डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस बिलोंग्स टू सेम क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड ना, आरएनए में हम लोग पढ़े थे आरएनए, आरएनए में जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में कौन सा शुगर होगा, तो राइबोज शुगर। सिमिलरली हम लोग देखेंगे डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर होता है वो है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो दोनों ही शुगर याद रखना है पेंटोज शुगर है,
5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। राइबोज में भी 5 कार्बन होता है और डिऑक्सी राइबोज में भी 5 कार्बन ही होता है। तो जिस शुगर में 5 कार्बन हो, ठीक है, उस शुगर को हम लोग बोलते हैं पेंटोज। तो आंसर हो जाएगा पेंटोज। यहाँ आपको दिख रहा है कार्बन, ठीक है, कार्बन की नंबरिंग की हुई है। ये राइबोज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कार्बन से ये बना हुआ है। इस तरह डिऑक्सी राइबोज को भी देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 कार्बन से ये भी बना हुआ है। तो दोनों ही राइबोज पेंटोज क्लास का शुगर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय। किसी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख सकते हैं? तो याद रखना डियर स्टूडेंट, हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से किसी भी डीएनए में उसके न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट को देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए is kept at 82 degree Celsius to 89 degree Celsius, then यदि किसी आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए को आइसोलेट करने के बाद जो उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं, उस फ्रैगमेंट्स को अगर 82 डिग्री सेल्सियस से 89 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए, यानी डीएनए के फ्रैगमेंट को अगर 82 डिग्री से 89 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए तो क्या होगा? तो हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब पीसीआर टेक्निक पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ा था कि जब डीएनए को हीट किया जाता है तो उसका बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वो ब्रेक कर जाएगा। डीएनए यहाँ पे एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए को हीटिंग किया जा रहा है और जैसे ही हीटिंग करेंगे इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और बॉन्ड्स ब्रेक होने से दोनों ही पीस क्या हो जाएगा? अनकॉइल्ड, ठीक है, सेपरेटेड हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा इट अनकॉइल्स, ये अनकॉइल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 43 क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स इन ह्यूमन इज। ना मानव में या मनुष्य में क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का एग्जाम्पल है। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स वैसे कैरेक्टर को बोलेंगे, कैरेक्टर जिसमें बहुत सारे जीन का कंट्रीब्यूशन हो, यानी कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें कई जीन मिलकर, ठीक है, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो हेयर कलर में हम लोगों ने एक ही टाइप के जीन को देखा था जो हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शेप ऑफ नोज के लिए भी एक ही टाइप के जीन रिस्पॉन्सिबल है। कलर ऑफ आईज में भी हम लोग देखे थे एक ही टाइप का जीन रिस्पॉन्सिबल है, जबकि स्किन कलर हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे जीन के कंट्रीब्यूशन से हमारे बॉडी का ना स्किन कलर बनता है। यानी स्किन जो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग पर्सन का कलर अलग अलग होता है, ये ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट जीन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड। किसी जीन के ना अलग अलग फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने देखा था जीन के अलग अलग फॉर्म को एलील बोलते हैं। एलील दो टाइप का होता है, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन को क्या बोलेंगे? एलील। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे which type of protein is found in silk thread। ना सिल्क के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रोइन,
याद रखना है, फाइब्रोइन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क थ्रेड। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46, शक्ति, रतन एंड प्रोटीना आर लाइसिन रिच वेराइटी ऑफ। ना शक्ति, रतन और प्रोटीना लाइसिन रिच ना प्रजाति है किस चीज का? तो हम लोग देखेंगे शक्ति, रत्ना और प्रोटीना ये मेज की वेराइटी है, मक्का की वेराइटी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेनिसिलियम प्रोड्यूस। पेनिसिलियम क्या प्रोड्यूस करता है? तो पेनिसिलियम प्रोड्यूस माइटोस्पोर एंड मिनोस्पोर बोथ। पेनिसिलियम दो टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करता है। माइटोसिस से जो स्पोर बनेगा इसे माइटोस्पोर बोलेंगे, और मियोसिस से जो स्पोर बनेगा इसे मियोस्पोर बोलेंगे। यानी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन। किस एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? यानी बॉडी के अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो हम देखेंगे स्टारफिश, तो नहीं, स्टारफिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बोनीफिश, बोनीफिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो शार्क याद है, शार्क में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शार्क। एम्फीबियन में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बोनीफिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो शार्क आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज। ना वेरिएशन का मेन सोर्स क्या है, ना मुख्य कारण क्या है? तो वेरिएशन याद रखें, वेरिएशन माइटोसिस डिवीजन। क्या माइटोसिस से वेरिएशन होता है? तो नहीं, माइटोसिस से वेरिएशन नहीं होता है, यानी वेरिएशन का सोर्स माइटोसिस नहीं है। म्यूटेशन, क्या म्यूटेशन से वेरिएशन होता है? तो हाँ, म्यूटेशन से वेरिएशन होता है। तो म्यूटेशन एक सोर्स है वेरिएशन का। मियोसिस डिवीजन, क्या मियोसिस से वेरिएशन होता है? तो हाँ, मियोसिस से वेरिएशन होता है। हम लोग ने मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में दो पेरेंट का जीन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता है, तो ये भी एक टाइप का वेरिएशन है। तो यहाँ भी वेरिएशन होगा। फर्टिलाइजेशन हम लोग जानते हैं, जब दो डिफरेंट गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज करता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ भी वेरिएशन हो रहा है। यानी आपका क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। ये तीनों ही आपका मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, ये आपका गलत आंसर है। तो यहाँ पे हम देखें एक गलत आंसर है, का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज नॉट। इसमें कौन वेरिएशन का मेन सोर्स नहीं है, यानी क्वेश्चन हमारा इस टाइप से होना चाहिए था, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज नॉट। अगर नॉट रहे तब आंसर हो जाएगा माइटोसिस डिवीजन, क्योंकि माइटोसिस में याद रखना वेरिएशन नहीं होता है। म्यूटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस में वेरिएशन होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 50 क्वेश्चन। पूसा सुभ्रा इज अ वैरायटी ऑफ, याद रखना है पूसा सुभ्रा एक वैरायटी है कॉलीफ्लावर की। ठीक है, कॉलीफ्लावर की एक वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय। ना बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट का प्रोडक्शन हम लोग किस मेथड से कर सकते हैं? तो हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम लोग बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखेंगे ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग से हम लोग किसी प्लांट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों ने पढ़ा था दो प्लांट को
एक दूसरे के साथ हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। पहले से कोई प्लांट होता है ना विथ रूट, और इसी पे किसी दूसरे प्लांट के स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। तो इस तरह से जो नया प्लांट बनता है इसे हम लोग बोलेंगे ग्राफ्टिंग। जब किसी प्लांट ए के ऊपर कोई प्लांट बी को जोड़ देंगे तो ये मेथड क्या कहलाएगा, ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग से हम लोग कोई नया प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन एक मेथड है जिसमें हम लोग किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लो ये कोई नर्सरी है, नर्सरी ना, नर्सरी में हम लोग छोटे छोटे पौधे को रखते हैं, और जब इस पौधे को हम लोग नर्सरी से निकालकर किसी सेपरेट फील्ड में ना शिफ्ट करते हैं, से एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालते हैं या किसी पॉट में डालते हैं, याद रखना है किसी गमले के अंदर अगर हम लोग इसे शिफ्ट करते हैं, तो जब किसी प्लांट को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम लोग बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ डी देख रहे हैं, डी में दिया हुआ बोथ ए एंड बी, तो बी तो होगा ही नहीं, इसीलिए डी भी आंसर आपका गलत हो गया। आपका आंसर होगा सी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, 52 देखेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम। याद रखना, ट्रिटिकम एस्टिवम स्पेसीज है वीट की। किसकी स्पेसीज है, वीट। और वीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 42 क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन है ट्रिटिकम एस्टिवम व्हिच इज अ हेक्साप्लॉइड वीट। देखना ये कैसा वीट है, तो हेक्साप्लॉइड वीट है। ठीक है, व्हिच पोसेस 42 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे the site of production of ADA in the body is। बॉडी में ADA का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो लिम्फोसाइट में। याद रखना है, लिम्फोसाइट सेल्स हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाता है और इसी सेल में ADA का प्रोडक्शन होता है। तो देखेंगे ADA है क्या, एक्सप्लेनेशन। ADA stands for adenosine deaminase। ठीक है, also known as adenosine aminohydrolase। तो ADA का फुल फॉर्म एडिनोसिन एमिनोहाइड्रोलेज भी है, या फिर इसी को हम लोग एडिनोसिन डीएमिनेज भी कहते हैं। ठीक है, इट इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट। इस एंजाइम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो लिम्फोसाइट करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 54 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। याद रखना, एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज, ये है क्या, ये पूछा जा रहा है, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज ए प्रोटीन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसेमा। याद रखना है, इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में हम लोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसे हम लोग AAT भी कहते हैं, इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन लीवर ना। इस प्रोटीन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इनसाइड द लीवर, लीवर के अंदर, एंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक डिजीज है। याद रखना, एम्फाइसेमा इज अ लंग्स एब्नॉर्मलिटीज, ये लंग्स से रिलेटेड एक डिजीज है ना, दैट कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यानी जो हम लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो इस
ब्रीदिंग को वो शॉर्ट कर देता है, छोटा कर देता है। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे 55 क्वेश्चन। हाइब्रिडोमास आर एम्प्लॉयड फॉर, हाइब्रिडोमास का इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज के लिए हाइब्रिडोमास का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है, फॉर सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में हाइब्रिडोमास का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मीथेन, इसमें से कौन है जो मीथेन गैस रिलीज करता है? तो याद रखना है, मीथेन गैस CH4 को हम लोग बोलते हैं, CH4, और CH4 गैस ये राइस फील्ड भी रिलीज करता है, टर्मिट्स भी रिलीज करता है, और कैटल भी रिलीज करता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मीथेन गैस इज रिलीज्ड बाय ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखेंगे 57, which of the following implants in the lining of uterus, लाइनिंग ऑफ यूट्रस से इम्प्लांट कौन करता है? हम लोग पढ़े थे इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रायो फीमेल के यूटेराइन वॉल से जाकर अटैच्ड हो जाता है, सपोज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और हम लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो पियर शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग यूट्रस बोलते हैं, ये यूट्रस, और इसी यूट्रस से ये एम्ब्रायो जाकर क्या हो जाएगा? अटैच्ड हो जाएगा। तो ये जो अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो है विथ यूटेराइन वॉल, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो एम्ब्रायो का कौन सा स्टेज याद रखना है इस यूट्रस से इम्प्लांट करता है? तो वो है ब्लास्टोसिस्ट। ना हम लोग रिप्रोडक्शन एनिमल में पढ़े थे कि ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्प्लांट विथ यूटेराइन वॉल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे 58, ह्यूमन एम्ब्रायो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन एम्ब्रायो प्रोटेक्टेड होता है कहाँ पे? तो इनसाइड द एमनियोटिक कैविटी। याद रखना है, ह्यूमन एम्ब्रायो एमनियोटिक कैविटी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट देखेंगे 59, एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन इज मेजर्ड बाय, किसी मैन के, ठीक है, इवोल्यूशन के एज को मेजर करने के लिए हम लोग कौन से टेक्निक को यूज करते हैं? तो रेडियो एक्टिव डेटिंग। याद रखना है, रेडियो एक्टिव डेटिंग इज यूज्ड टू मेजर द एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। नेक्स्ट हम देखेंगे 60, डायनासोर्स आर, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, डायनासोर्स आर, डायनासोर्स अब धरती पे नहीं पाया जाता है, यानी वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स। याद रखना है, डायनासोर्स क्या था? तो वो रेप्टाइल्स था, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट देखेंगे सेनोजोइक ईरा, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है। बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। सेनोजोइक ईरा इज नोन एज, याद रखना है, अभी जो ईरा चल रहा है इवोल्यूशन का, जो ईरा है, इवोल्यूशन को बहुत सारे ईरा में, बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो सीनोजोइक ईरा जो है वो अभी का प्रेजेंट ईरा है, यानी कि एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा। फ्लोरा हम लोग फ्लावरिंग प्लांट को बोलेंगे, यानी जो हायर प्लांट्स है और हायर एनिमल्स का जो अभी ईरा चल रहा है, इसी ईरा को हम लोग बोलते हैं सेनोजोइक ईरा। तो सेनोजोइक ईरा इज नोन एज एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा। नेक्स्ट देखेंगे
DNA form from RNA is called. क्वेश्चन क्या कर रहा है? DNA form from RNA, मतलब RNA से अगर DNA का फॉर्मेशन हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो याद रखना, इसे हम लोग cDNA बोलेंगे। cDNA, कंप्लीमेंट्री DNA, कंप्लीमेंट्री DNA ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर DNA से DNA का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। अगर DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और अगर RNA से DNA का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है, इस डीएनए को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, यानी cDNA हम लोग देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आर फॉर्म फ्रॉम आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज आल्सो नोन एज cDNA। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 63 एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद रखना, पीसीआर रिएक्शन हम लोग पढ़े थे ना, पीसीआर टेक्नोलॉजी। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी में हम लोग टैक पॉलीमरेज को यूज करते हैं क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन कार्पेल इज अटैच्ड टुगेदर विद गाइनोइशियम। जब कार्पेल जो वो एक दूसरे के साथ गाइनोइशियम में अटैच्ड हो, इट इज कॉल्ड एज। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? याद रखना है, जब बहुत सारा कार्पेल होगा तभी एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी ना। बहुत सारी कार्पेल एक साथ अटैच्ड हैं, इसलिए बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन। इन ह्यूमंस रिंगवर्म डिजीज इज काउज्ड बाय। रिंगवर्म डिजीज ह्यूमन में किस कारण से होता है? तो याद रखना, फंगाई के कारण होता है। तो रिंगवर्म डिजीज, ठीक है, स्किन इंफेक्शन है। ठीक है, जो किसके कारण होगा? फंगाई के कारण होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा फंगाई। नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस। एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो याद रखना, एचआईवी वायरस ये आरएनए वायरस है। ये क्या है? आरएनए वायरस। और आरएनए भी कैसा? तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। एचआईवी वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67। Which of the following does नाइट्रोजन फिक्सेशन? इनमें से कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम। सेकेंड है स्यूडोमोनास। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है, यानी किसी नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट कर देता है। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए एंड बी नहीं होगा, ओनली ए। नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ राइजोबियम करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 68। फ्रैंकिया इज ए
फ्रैंकिया, फ्रैंकिया याद रखना है, एक बायो फर्टिलाइजर है, ये एक एंटीबायोटिक भी है और ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया भी है। फ्रैंकिया याद रखना है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया भी है, एंटीबायोटिक भी है एंड बायो फर्टिलाइजर भी है। ठीक है, ऑप्शन शुड बी ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होना चाहिए था बट नहीं है, यानी कि आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69, एन एग्जाम्पल ऑफ जीरोफाइटिक एडेप्टेशन इज। ना क्वेश्चन है कि जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, ठीक है, का एग्जाम्पल कौन है? तो जीरोफाइट, जीरो जीरो मतलब डिजर्ट एंड फाइट, फाइट मतलब प्लांट। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है जो डिजर्ट प्लांट का है? तो एगेव भी डिजर्ट प्लांट है एंड ओपोन्सिया भी डिजर्ट प्लांट है। ओपोन्सिया को ही हम लोग कैक्टस बोलते हैं, कैक्टस। ठीक है, तो अगेव एंड ओपोन्सिया दोनों ही क्या है? डिजर्ट प्लांट। इसलिए आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। और ट्रापा ये तो एक्वेटिक प्लांट है, ये कैक्टस ओपोन्सिया इसी को हम लोग बोलते हैं, ये कैक्टस लाइक ही प्लांट है। अगेव प्लांट ये भी डिजर्ट प्लांट है, लेकिन ये आपको वाटर में दिखने वाला ट्रापा प्लांट है। ठीक है, तो ये ट्रापा एक्वेटिक प्लांट है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर। लिथो, लिथो मतलब होता है लैंड, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर यहां हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का लैंड वाला पार्ट्स, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर इज। तो लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड है वो है, क्या है लैंड? लाइफलेस है। तो गलत, लैंड तो लाइफलेस नहीं है। ठीक है, नेकेड रॉकी रीजन है। नेकेड रॉकी रीजन मतलब ओपन रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हाँ, जो सॉइल है वो भी रॉक से बना हुआ है। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है हमारा अर्थ का, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे नेकेड रॉकी रीजन। तो ये ट्रू है, बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी होगा ही नहीं, चूंकि अर्थ तो लाइफलेस है ही नहीं। तो सी भी आपका आंसर गलत। डी एल्गल, तो एल्गल तो प्लांट है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। यानी लिथोस्फीयर यानी लैंड पार्ट ऑफ अर्थ क्या है? तो नेकेड रॉकी रीजन। आंसर हो जाएगा बी। तो इसी के साथ 2022 का हम लोगों ने सभी बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, थैंक यू। Thank you guys. Must subscribe my channel by clicking on subscribe button.